देर रात बेरूत पर विध्वंसक हमले हुए हैं। मिसाइल अटैक से दक्षिणी बेरूत दहला। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी बारिश। बेरूत के कई इलाकों में मिसाइल अटैक। बेरूत में फाइटर जेट्स ने हवाई हमला किया। रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह। वही बेरूत के दाहिया में भीषण बमबारी। एक साथ 6 जगहों पर विध्वंसक हमला। अमल हेडक्वार्टर के पास एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। और इजरायली वायुसेना बेरूत पर बारूद बरसा रही है। इससे बेरूत में महाविनाश हो रहा है। इजरायल ने बीती रात हिजबुल्लाह के वित्त शक्ति संचार शक्ति सहित बेरूत में उसके कई ठिकानों को निशाना बनाया। और बेरूत के दाहिया में भीषण बमबारी हुई है। एक साथ 6 जगहों पर विध्वंसक हमला हुआ है। अमल हेडक्वार्टर के पास एयर स्ट्राइक। तो इजरायली वायुसेना लगातार बेरूत पर हमला कर रही है, बारूद बरसा रही है और बेरूत में इस वजह से विध्वंस जारी है। इजरायल ने बीती रात हिजबुल्लाह के वित्त शक्ति संचार शक्ति सहित बेरूत में उसके सुपरमार्केट को राख कर दिया। इजरायली सेना के इन हमलों से हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड से लेकर ओवरग्राउंड ठिकाने तक तबाह हो गए। इजरायली रक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन भी लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है और अब लेबनान पर अंतिम निर्णय का समय आ गया है। इजरायल लेबनान में क्या करने वाला है, इस रणनीति से अरब के कितने देशों में जंग फैल सकती है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बेंजामिन सरकार ने हिजबुल्लाह से उत्तरी इजरायल पर हमलों का भयंकर प्रतिशोध लिया है। दक्षिणी बेरूत का बहुत बड़ा इलाका इजरायली बमबारी से अग्निकुंड की तरह नजर आने लगा। दाहिया की चिया सहित कई इलाकों पर इजरायल ने बमबारी की। इजरायल के हमले से एक बहुमंजिला इमारत मलबे में बदल गई। बहुमंजिला इमारत अल कर्द अल हसन बैंक की थी। इस बैंक से हिजबुल्लाह को लोन और पैसे मिलते हैं। इजरायल ने बीती रात अल कर्द अल हसन बैंक की 12 ब्रांच को तबाह कर दिया। इजरायल ने सबसे पहले हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम नष्ट किए, फिर उसके ऊर्जा ठिकाने और अब उसके वित्तीय ढांचे को तबाह करने के लिए हमले किए गए। इन हमलों से दक्षिणी बेरूत में अफरा तफरी मच गई। इजरायल का दावा है कि नागरिकों को रविवार की शाम ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। इजरायल ने संदेश जारी करके कहा था कि दक्षिणी बेरूत में अल कर्द अल हसन बैंकों की ब्रांचों पर हमले किए जाएंगे। बैंक ब्रांच की इमारतें घनी आबादी के बीच हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि इन ब्रांच की इमारतों से दूर चले जाएं। इसके बाद रविवार की रात इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की वित्तीय ताकत पर हमले शुरू कर दिए और बैंक की 12 ब्रांच को धूल में मिला दिया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों करोड़ डॉलर इसी बैंक में जमा है। हिजबुल्लाह के सभी लड़ाकों को कैश में वेतन इसी बैंक से मिलता है। अल कर्द अल हसन संस्था के पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। इस बैंक की बेरूत में 15 ब्रांच हैं और लेबनान में कुल 30 ब्रांच हैं। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस संस्था पर प्रतिबंध लगा रखा है।
हिजबुल्लाह की लाइफलाइन बन चुके बैंक को खत्म करने के लिए ही हवाई ऑपरेशन चलाया गया और दक्षिणी बैरूत इन हमलों से दहल उठा। और इजरायल ने बीती रात 4 घंटे में बेरूत पर 12 बार बमबारी की। 20 अक्टूबर की रात ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना की एक स्क्वाड्रन शामिल हुई। दक्षिणी बेरूत पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। बेरूत पर 2000 किलोग्राम के बम भी बरसाए गए। बैंक के साथ साथ इजरायल ने बेरूत में अल मनार टीवी सेंटर पर भी हमले किए और इस हमले में अल मनार की इमारत ध्वस्त हो गई। अल मनार हिजबुल्लाह का समर्थक मीडिया हाउस है। रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह के पैसे से ये न्यूज चैनल चलता है। इजरायली सेना ने बेरूत के रफीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी हमले किए। इस एयरपोर्ट के बहुत करीब 3 तरफ बमबारी की गई। भीषण बमबारी के बीच लेबनान और अरब की विमान कंपनियों ने सिविल विमानों की लैंडिंग कराई है। दक्षिणी बैरूत पर इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली वायुसेना ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायली इन्फेंट्री और आर्टिलरी ने बालबेक, नबातीह, तियरे और सिडोन में जबरदस्त हमले किए हैं। इन हमलों में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने, सुरंगें और ओवरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि हिजबुल्लाह को बहुत तेजी से ध्वस्त किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों में डर फैल चुका है। हिजबुल्लाह इजरायल की ताकत, युद्ध कौशल, प्रिसिशन स्ट्राइक से सहम गया है। गैलेंट ने यह भी कहा कि इजरायल ऑपरेशन पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायल का लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन सटीक और सही दिशा में जा रहा है। इजरायल ने बहुत जल्दी ही ऑपरेशन पूरा करने का दावा किया है। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी लेबनान में ज्यादातर ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। दक्षिणी लेबनान में हिज्ब के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं और इजरायल इन्हें नष्ट करने के बाद इस इलाके पर कब्जा कर सकता है। इजरायल ने लेबनान में युद्ध विराम की शर्तें अमेरिका को भेजी हैं, लेकिन अमेरिका के मुताबिक इजरायल की शर्तें बहुत कठिन हैं। लेबनान और उसके दूसरे पड़ोसी देश इन शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होंगे। सवाल यह है कि इजरायल की शर्तें क्या हो सकती हैं? क्या इजरायल यूएन के प्रस्ताव 1701 की तरफ बढ़ रहा है? इजरायल की पहली शर्त है कि इजरायल सीमा के करीब हिजबुल्लाह लड़ाकों को आत्मसमर्पण करना होगा। दूसरी शर्त है कि हिजबुल्लाह को सभी ठिकाने लितानी नदी से पीछे ले जाने होंगे। इसके साथ ही तीसरी शर्त है कि इजरायल लेबनान के बीच 7 किलोमीटर का डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाएगा। चौथी शर्त के मुताबिक यूएन प्रस्ताव 1701 के तहत हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण किया जाए। लेकिन हिजबुल्लाह हथियार डालने को तैयार नहीं होगा, तो क्या इजरायल अब अपनी सीमा का विस्तार करके डीमिलिटराइज्ड जोन बनाने जा रहा है? इजरायल का सबसे बड़ा टारगेट है हिजबुल्लाह को लितानी नदी के पीछे ढकेलना। ऐसा करके लेबनान इजरायल के बीच 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का प्लान है। लेबनान में बहने वाली लितानी नदी उत्तरी बॉर्डर से 29 किलोमीटर दूर है। इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकाने खत्म करने के बाद यहाँ सुरक्षा बाड़ बनाकर बफर जोन बना सकता है, ताकि उत्तरी इजरायल और हिजबुल्लाह के ठिकानों के बीच दूरी बढ़ जाए। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो अरब के देश भड़क जाएंगे और प्रॉक्सी सहित ईरान के साथ इजरायल की जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक, जी हां, लगातार 7 इमारतों पर बमबारी की गई है। हमले में बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद 3 इमारतों में आग लग गई। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू 1 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। इसलिए अब इजरायल ने ईरान पर हमले का नया प्लान बनाया है। लेकिन यह प्लान इतना सीक्रेट है कि अमेरिका को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इजरायल हमला करने में देर नहीं लगाएगा। वो किसी खास दिन का इंतजार कर रहा है जब ईरान में बारूदी जलजला आएगा। आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बार अमेरिका को नए ब्लूप्रिंट की जानकारी नहीं दी, और वो कौन सा खास दिन हो सकता है जब ईरान में तबाही का बवंडर आ सकता है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ईरान विध्वंस की तारीख पहले भी फिक्स थी और अब भी फिक्स हो गई है। बस अंतर इतना है कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का ब्लूप्रिंट बेहद गोपनीय रखा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि 16 अक्टूबर की तरह ईरान पर हमले की तारीख लीक हो जाए और ईरान अलर्ट हो जाए। 5 दिन पहले इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका था। नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद और आईडीएफ ने प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। ईरान पर बमबारी से ठीक पहले इजराइल को ऑपरेशन रोकना पड़ा और इसकी वजह थी पेंटागन से पहले का प्लान लीक हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सिर्फ टॉप कमांडर को ही हमले की तारीख और प्लान का पता है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को भी ईरान पर हमले के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन इजराइल का पैटर्न बताता है कि वो किसी खास दिन ईरान को दहला सकता है। ईरान पर हमले का इजरायली प्लान लीक होने के बाद इजराइल ने अपने प्लान को पूरी तरह से बदल दिया है और अब इसकी जानकारी अमेरिका को भी नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिका ने प्लान लीक होने के बाद एक जांच कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल ईरान पर हमला करे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान को दहलाना चाहते हैं। वो 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि हमले में देरी इजराइल को कमजोर जता रही है और बेंजामिन नेतन्याहू हमला करके इजरायली जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं, साथ ही अरब में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को हमले का प्लान लीक होने से ईरान सतर्क हो गया है। उसने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उसने वो टारगेट सुरक्षित किए हैं जो इजराइल के निशाने पर हैं, जबकि दूसरे फैसले में उसने चीन और रूस से हथियार मंगाए हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम की डिमांड की गई है। जबकि इसके जवाब में बेंजामिन का प्लान है कि हमले से ठीक पहले पेंटागन को जानकारी दी जाए, जिससे अमेरिका को विश्वास में लिया जा सके। यानी अरब में ऐसे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है जो ईरान इजराइल के बीच होगी, लेकिन वो बाद में अमेरिका वर्सेस रूसी गठबंधन से हो सकती है। जिसमें रूस के साथ ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को एटमी धमकी देकर ईरान के तेवर जता दिए हैं कि ईरान परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर धमकी के अलावा ईरान ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में मैरीटाइम वॉर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कई अरब देश शामिल हैं। इस दौरान ईरान ने 16 मिनट की एक फिल्म जारी करके अपनी शक्ति की नुमाइश की है, जिससे वो बता सके कि अब ईरान पश्चिमी देशों का मुकाबला करने में सक्षम है।
और ईरान में हमले के लिए इजरायल ने 4 टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट IRGC हेडक्वार्टर है, जहां से ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को हमले की कमांड दी जाती है। दूसरा टारगेट ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स हैं। इजरायल उन्हें तबाह करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देना चाहता है। तीसरे टारगेट पर ईरान की ऑयल रिफाइनरी है, जहां हमले करके ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है इजरायल। चौथा टारगेट खमेनेई कॉम्प्लेक्स है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई रहते हैं। इन ठिकानों को बचाने के लिए ईरान ने 4 लेयर सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसमें पहली लेयर में रूस से मिले डिफेंस सिस्टम S-400 लगाए गए। दूसरी लेयर में साइलेंट हंटर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है, जिन्हें चीन से मंगाया गया है। जबकि तीसरी लेयर में Su-35 फाइटर जेट हैं, जो रूस ने भेजे हैं। जबकि आखिरी यानी चौथी लेयर में ईरान ने फतह 110 मिसाइलें लगाई हैं, जिससे इजरायल के हमले नाकाम किए जा सके। लेबनान, गाजा, सीरिया और यमन में जिस तरह से इजरायल हमले कर रहा है और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों की टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है, उससे ईरान की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। क्योंकि इजरायल पर 2 बार हमला करके उसने बेंजामिन का पारा बढ़ा दिया है। इसलिए ईरान बेहद सतर्क है, क्योंकि इस बार पेंटागन से प्लान लीक भी नहीं होगा। यानी बेंजामिन क्या करने वाले हैं, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। जबकि 16 अक्टूबर को जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था, उसके मुताबिक इजरायल जबरदस्त हमला करके ईरान के ऑयल रिफाइनरी और एटमी सेंटर को उड़ाने वाला था। हमले में IDF लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करने वाला था, लेकिन अब नया प्लान पुराने से एकदम अलग हो सकता है। अब बॉम्बर और एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला हो सकता है, जिसमें टारगेट पर परमाणु संयंत्र और तेल रिफाइनरी पहले की तरह ही हो सकते हैं। ईरान में 7 न्यूक्लियर सेंटर हैं, जिसमें 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैब हैं, जबकि ईरान में 10 ऑयल रिफाइनरी हैं। इन ठिकानों पर हमला करने के लिए 16 गोल्डन होराइजन मिसाइल और 40 रॉक्स मिसाइल वॉर रेडी कर दी गई हैं। दोनों ही एयर टू सरफेस मिसाइल हैं। अभी तक इनका इस्तेमाल इजरायल ने नहीं किया है, यानी ये पहली बार होगा जब ईरान पर हमले के लिए इजरायल नई तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर ईरानी ठिकानों पर इजरायल ने हमला कर दिया तो ईरान पलटवार जरूर करेगा। वो पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद इजरायल की गैस फील्ड को उड़ा सकता है। पेंटागन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इजरायल की तरफ से ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ तो ईरान भी इजरायल के तेल ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के पलटवार का मतलब है अरब में परमाणु युद्ध की शुरुआत, क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है और अमेरिका के आने का मतलब है नेटो की अरब में एंट्री। वैसे भी अमेरिका पहले कई बार कह चुका है इजरायल को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी है, और वो ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो हद परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और लेबनान के बेका वैली में इजरायल की बमबारी, 1 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ठिकानों पर 15 हमले में हिजब के 3 ठिकाने पूरी तरह से तबाह। और लेबनान के कई इलाकों में घुसे इजरायली टैंकों से रिहायशी इमारतें गिरा रहे हैं। IDF स्टैटिक आइता और वाजहा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन, कई इलाकों में फाइटर जेट से बमबारी भी की। और याह्या सिनवार की मौत के बाद इजरायल को यकीन था कि हमास बिखर जाएगा, लेकिन उम्मीदों से उलट हमास लड़ाके और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। वो न सिर्फ इजरायल पर हमले कर रहे हैं, बल्कि इजरायली हथियारों का IDF जवानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा है कि हमास ने इजरायली हथियारों को रिसाइकिल कर उसी की ग्राउंड फोर्स पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से IDF जवानों को भीषण नुकसान हो रहा है। गाजा में इजरायल के हमले एक बार फिर तेज हो गए हैं। बीते 24 घंटे से यहां IDF की बमबारी जारी है।
आईडीएफ के फाइटर जेट जहां आसमान से बम बरसा रहे हैं, वहीं ग्राउंड फोर्स टैंकों से इमारतों को खंडहर बना रही है। माना जा रहा था कि याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल का ऑपरेशन थोड़ा धीमा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल है कि उम्मीदों से उलट इजराइल ने गाजा को एक बार फिर राख बनाना क्यों शुरू कर दिया है। दरअसल इसकी वजह है इजराइल की 401वीं ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एहसान दाक्सा की मौत, जिन्हें 24 घंटे पहले ही जबालिया कैंप में हमास ने बम धमाके बढ़ा दिया। कर्नल एहसान दाक्सा 7 सितंबर 2023 से गाजा में मौजूद थे। वो बीते 4 दिन से जबालिया में चल रहे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 20 अक्टूबर को उनके टैंक के पास जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हो गई। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने एहसान दाक्सा की मौत का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसने आईडीएफ के पैरों तले जमीन खिसका दी और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। कैसे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमास का जारी वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें इजरायली कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हुई। ये वीडियो जबालिया का है, जहां कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हुई। वीडियो में हमास लड़ाके जमीन में डेटोनेटर फिट करते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद एक लड़ाका पास की इमारत में छिपकर बैठ जाता है और टैंक के आने का इंतजार करता है। टैंक के आते ही हमास लड़ाका बटन दबा देता है, जिसके बाद टैंक में जबरदस्त धमाका होता है। दावा है कि धमाके से टैंक के परखच्चे उड़ गए। हमास लड़ाकों ने इस बम को इजरायली बारूद से तैयार किया था, जिसका दावा खुद अल-कस्साम ब्रिगेड ने किया है। दरअसल वीडियो के एक हिस्से में अल-कस्साम ब्रिगेड का लड़ाका बम पर मार्कर से कुछ लिखता नजर आ रहा है, जिसका मतलब है तुम्हारा सामान कस्साम ब्रिगेड तुम्हारे पास भेज रही है। दरअसल हमास इजराइल के फ्यूज बम और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ये इजराइल के वो हथियार हैं जो जमीन पर गिरे लेकिन किन्हीं वजहों से ब्लास्ट नहीं हो पाए। हमास गाजा के अलग अलग हिस्सों से ऐसे हथियार जमा कर रहा है, फिर उन्हें रिसाइकिल करके इजरायली सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जो बम ठीक नहीं हो पाते उन्हें डेटोनेटर के जरिए ब्लास्ट किया जाता है, जैसा कि कर्नल एहसान दाक्सा को मारने के लिए किया गया। इस वीडियो में देखिए, ये एक इजरायली मिसाइल है जिस पर बम फिट किया जा रहा है, जिसके बाद इसे जमीन में दबाकर टारगेट का इंतजार किया जाता है। टारगेट के आते ही इसे रिमोट से तबाह कर दिया जाता है। हमास इजराइल के ज्यादातर बम बूबी ट्रैप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने गाजा की सड़कों पर और गलियों में चौड़ी गहरी खंदकें खोद दी। इसके साथ ही सड़कों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। इन बारूदी सुरंगों के ऊपर पहुंचते ही इजरायली सैन्य वाहन नष्ट हो रहे हैं। हमास इजरायली हथियारों से ही इजराइल को जख्म पहुंचा रहा है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हुए हैं। उन्होंने गाजा में तबाही मचाने की हरी झंडी दे दी है। बीते 24 घंटे में इजराइल ने बेत लाहिया और जबालिया पर भीषण बमबारी की है। बेत लाहिया में 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जबालिया में 33 लोग मारे जा चुके हैं। जिसके बाद गाजा में मौत का आंकड़ा 42,603 तक पहुंच चुका है। दरअसल इजराइल उन हमास लड़ाकों को ढूंढ रहा है जिन्होंने कर्नल एहसान दाक्सा की हत्या की।
माना जा रहा है कि वो बेतलाहिया या जबालिया के बीच कहीं छिपे हैं। इधर आईडीएफ ने जबालिया कैंप को खाली करवाना शुरू कर दिया है। बमबारी के डर से लोग जल्द से जल्द कैंप को खाली कर सुरक्षित जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल चाहे जितना बारूद बरसा ले, हमास घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। हमास लड़ाकों ने भी इजराइल की ग्राउंड फोर्स के खिलाफ जबालिया में मोर्चा खोल दिया है। ये वीडियो हमास ने जारी किया है। वीडियो में अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से इजरायली टैंकों पर सटीक निशाना लगाते दिख रहे हैं। दावा है कि बीते 24 घंटे में इजराइल के 5 मरकाबा टैंक तबाह हो चुके हैं। हमास की पॉलिटिकल विंग के नेता बासम नाइम ने अपने एक बयान में कहा, याह्या सिनवार की भले ही मौत हो चुकी है, लेकिन इजराइल के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। इससे पहले भी हमारे लीडर्स की हत्या हुई, लेकिन आंदोलन कभी नहीं रुका। हमास का आंदोलन आजादी के लिए है। फिलिस्तीनी अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। साफ है, याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास आक्रामक हो चुका है। उसने इजराइल फौज से इंतकाम का निश्चय किया है, यानी गाजा में आने वाले दिन बेहद ज्यादा बारूदी होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और यूक्रेन ने एक बार फिर युद्ध में जोरदार वापसी की है। यूक्रेन ने रूस में 100 से अधिक ड्रोन से हमला किया है। ताबड़तोड़ अटैक की वजह से रूसी एयर डिफेंस कई ड्रोन को नष्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से रूसी जमीन पर कई धमाके हुए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन के हमले में रूस में विस्फोटक बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। बॉर्डर के करीब ब्रियांस्क इलाके में भी एक फैक्ट्री जल गई। यूक्रेन ने इस बार रूस में करीब 1000 किलोमीटर भीतर तक हमला किया है। एक ही रात रूस पर 100 ड्रोन से आघात। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मिशन कामयाब भी रहा। जहां रूस विस्फोटक बनाता था, वहीं यूक्रेनी ड्रोन से हुआ जोरदार धमाका। बारूद के भंडार में धमाके से जबरदस्त आग निकली और आसमान धुएं से भर गया। यूक्रेन का यह हमला रूस के लिए बहुत बड़े नुकसान की वजह बना है। रूस के इस हथियार फैक्ट्री को बेहद सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि यह यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर था, लेकिन यूक्रेन हमले में कामयाब हो गया। हमला रूस के निज़्नी नोवगोरोद में हुआ। ड्रोन से स्वेटलोव प्लांट पर हमला हुआ। प्लांट से सेना को विस्फोट की सप्लाई होती थी। यूक्रेन ने जिस फैक्ट्री को निशाना बनाया, वहां हवा से गिराए जाने वाले बम के लिए विस्फोटक बनता था। एंटी टैंक मिसाइलों के लिए भी विस्फोट इसी फैक्ट्री में बनाए जाते थे। एयर डिफेंस की मिसाइलों के लिए वॉरहेड इसी फैक्ट्री में बनाए जाते थे। निज़्नी नोवगोरोद यूक्रेन की सीमा से 900 किलोमीटर दूर है। निज़्नी नोवगोरोद में 8 ड्रोन से हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री से लगातार कई धमाकों की आवाज सुनी। यूक्रेन ने रूस के एक एयरबेस को तबाह करने की कोशिश की। यह हमला रूस के लिपित्स्क में हुआ। रूस के लिपित्स्क एयरबेस पर सुखोई 34 और सुखोई 35 की तैनाती है। यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन से हथियार गोदाम, तेल डिपो को निशाना बनाने की कोशिश हुई। एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है, यह अभी साफ नहीं है। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि एयरबेस पर कई धमाके हुए हैं। सीमा के करीब ब्रियांस्क में भी ड्रोन हमले हुए। ड्रोन की वजह से ब्रियांस्क में बड़ा नुकसान हुआ। ब्रियांस्क में एक फैक्ट्री में आग लग गई। ब्रियांस्क में क्रेमनी एल प्लांट पर ड्रोन गिरा। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। आग की वजह से फैक्ट्री में रखा सामान और मशीनें जल गईं।
रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ घंटे के भीतर 110 ड्रोन से हमला किया, जिसकी वजह से रूस के एयर डिफेंस नाकाम रहे और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रूस पर इन हमलों के बाद आसमान में सुखोई 57 फाइटर जेट नजर आया। यह विमान KH-59 मिसाइलों से लैस था। माना जा रहा है कि बदला लेने के लिए अब यूक्रेन पर बहुत बड़ा प्रहार हो सकता है। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, लेकिन सबसे भीषण युद्ध कुर्स्क में चल रहा है। यहां यूक्रेन ने रूसी सेना पर 43 बार हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन प्रहार से रूस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और रूस ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे यूक्रेन सर्दियों में ही सरेंडर कर दे। परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं क्योंकि नाटो से हथियार मिलने के बाद भी यूक्रेन रूस को पीछे नहीं धकेल पा रहा है। कीव की तरफ पुतिन की सेना तेजी से बढ़ रही है। रूस का ऑपरेशन विंटर शुरू हो चुका है। अब यह ज़ेलेंस्की पर निर्भर करता है कि वो कब तक रूस से मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन सरेंडर की आखिरी तारीख तय कर दी है। अरब में वॉर फ्रंट पर फंसे अमेरिका के लिए यूरोप से बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं और सर्दियों में कीव के सरेंडर का प्लान बना लिया है। क्रेमलिन ने नया ब्लूप्रिंट बनाकर यूक्रेन विजय का अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए कीव की घेराबंदी की जा रही है। पुतिन की सेना कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। खार्किव, क्रीवी रीह, सुमी, ज़ेपोरिज़िया में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फ्लैग लहराया जा चुका है। इसका सीधा मतलब है कि कई इलाकों को पुतिन की सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब सर्दियों में कीव फतेह की तैयारी है। ये यूक्रेन के शहर टॉरेस्ट से आई तस्वीरें हैं। इस शहर में रूसी सेना घुस चुकी है और जमकर कोहराम मचा रही है। पूरे शहर की बड़ी इमारतों पर हमले किए गए, जिसमें कई इमारतों में आग लग गई। ये ज़ेपोरिज़िया की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिकों ने खूब तबाही मचाई है। देखिए कैसे 20 सड़क एक मिसाइल गिरने से भारी तबाही हुई। रूस अब लगातार यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। खार्किव में एक पावर प्लांट पर हमला किया गया, जिससे कई इलाकों की पावर सप्लाई रुक गई। रूस इसी तरह दूसरे इलाकों में भी हमले कर रहा है, जिससे यूक्रेनी सैनिकों के हौसले पस्त हो सके और वो सरेंडर पर मजबूर हो जाएं। ठीक इसी तरह वेस्ट यूक्रेन के एक इलाके से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया, जिसके बाद रूस का फ्लैग लहरा दिया गया। बीती रात रूस ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों में हमले किए, जिसमें भारी तबाही हुई। बताया जा रहा है कि हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले इतने विध्वंसक थे कि खार्किव और ज़ेपोरिज़िया में कई यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट खाक हो गई, जिसके बाद कई यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए। अब रूस रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है, जिससे लोगों में डर पैदा हो और वो शहर छोड़कर भागे। ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके लिए रूस ने एक डेडलाइन दी है, यानी सर्दियों में वो कीव को हर हाल में फतेह करना चाहता है, जिससे पुतिन बाल्टिक देशों पर हमले की योजना बना सके। हालांकि यूक्रेन अभी भी मुकाबले में है, उसे लगातार हथियारों की खेप मिल रही है। अब यूक्रेन ने ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जिससे रूसी ड्रोन के हमलों को रोका जा सके।
ये उसी हथियार की तस्वीर है जो किसी अग्नि बाण से कम नहीं। इसी के जरिए यूक्रेनी आर्मी ने कीव के पास एक शाहिद ड्रोन को मार गिराया। यानी यूक्रेन आसानी से हार नहीं मानने वाला। वैसे भी ज़ेलेंस्की कह चुके हैं जब तक हथियार मिलते रहेंगे वो युद्ध लड़ते रहेंगे। अब ये नेटो पर निर्भर करता है कि वो कब तक यूक्रेन को हथियार देगा, क्योंकि पुतिन ने विंटर में कीव सरेंडर का प्लान बना लिया है। यानी युद्ध कभी भी रूस और नेटो में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।